बिना जाने संविधान पे डिबेट है और वो सुबह से शाम संविधान को बदलने पे लगा हुआ है। इस संविधान में जब चित्र डले, चित्र छपे, जब बाहर आए और अगर वो चित्रों वाला संविधान आपके हाथ तक आ जाता तो आप कंफ्यूज नहीं होते। इसमें बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और जन जागरण और मुस्लिम लीग ये विषय ही नहीं आते। ये बेचारे तो थे नहीं, ये तो गरीब खामखा बोझ ढो रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। उस संविधान में जो मैंने बताया ज्ञान व्यापी मस्जिद, जिसका असली मंदिर वहां लिखा हुआ है ज्ञान व्यापी मंदिर, लेकिन आपने मस्जिद चला दिया, मस्जिद चल रही है। जब ज्ञान व्यापी मस्जिद की बहुत सारी बातें हो रही थी तो उसमें हमारे एक दोस्त साथी, युवा साथी जैन हैं, जिसको आप सब लोग विष्णु शंकर जैन के नाम से जानते हैं, जो भारत के संवैधानिक तौर पे और भारत की पार्लियामेंट के तौर पे इस देश में माइनॉरिटी है। जब उसने उस ज्ञान व्यापी की लड़ाई लड़ी तब इस देश को पता चला। मैं कह रहा हूं जो बात आपको 49 में पता चल जाती, लेकिन ये जघन्य अपराध हुआ तो आप 49 से आपको पता ही नहीं था, क्योंकि मैं बताता, कोई बताता तो आप यकीन नहीं करते। लेकिन अगर वो संविधान की कॉपी होती तो आपको यकीन हो जाता कि हमारे पूर्वज ऐसे ही नहीं थे भाई। प्रॉपर्टी नहीं बनाई उन्होंने सिवाय एक के। उस संविधान के पहले पृष्ठ पर जहां लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, हमारे पूर्वजों ने उन विपरीत परिस्थितियों में भी उस संविधान में जो चित्र डाले हैं, उन चित्रों में ज्ञान व्यापी के सामने जहां 90 फीट गहरा शिवलिंग है और उस शिवलिंग के सामने 82 फीट की दूरी पर जो नंदी बैठा है 450 साल पुराना, उस नंदी की तस्वीर भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर है। जो लोग भगवान राम को कहते हैं ये काल्पनिक है, उन्हीं भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण की तस्वीर ओरिजिनल संविधान के पृष्ठ नंबर 5 पर बनी हुई है। उसी में कृष्ण है, उसी में शिवाजी हैं, उसी में सुभाष चंद्र बोस हैं, उसी में रानी लक्ष्मीबाई है। यह संविधान जब भी संसद के अंदर अल्टा पलटा जाता तो बार बार ये चित्र आपके पुराने इतिहास को जोड़ते, लेकिन एक ही झटके में उन चित्रों को हटा दिया गया। अलग अलग सरकारें आई, हमने दुनिया जमाने की मांग की, हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। किसी ने भी पिछले 70 सालों में अपनी सिविलाइजेशन की पुनर्स्थापना का कोई एक मांग नहीं की। हम इतने स्वार्थी हैं, छोटी छोटी टमाटर का भाव, गाजर का भाव, हम इतने घटिया लोग हैं कि हमारे बारे में जब इतिहास लिखा जाएगा तो दिल्ली जो भारत की राजधानी है, जो दारुल हुकूमत है हिंदुस्तान की, उस दिल्ली में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े नेता, एक से एक बड़ा बैठा हुआ है। उस दिल्ली स्टेट के चुनाव में कुछ पंचर पुत्रों ने तय करा कि इस बार सबक सिखाना है, और नोएडा की सब्जी मंडी के अंदर जिनका कंट्रोल है, मात्र उस लोग जिनके पास ये कम है, उन्होंने सिर्फ उस मंडी को कंट्रोल करते हैं, पूरे देश की सब्जी मंडी को, उस मंडी को कंट्रोल किया और उस चुनाव के समय प्याज के दाम 200 रुपए बढ़ा दिए। और हमारे घर की मां, बहन, बेटी सब्जी खरीदने गई और सब्जी खरीदने वाले से कहती है कि प्याज बहुत महंगी हो गई है। वो एजेंडे के तहत हुआ, लोगों को पता नहीं है। वो जो सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है उसने कहा, बहन क्या बताएं, सरकार ने जो है ना इतनी महंगाई कर दी है कि ये इतनी दूर से आ रही है, 200 रुपए किलो है, बहन हमारे घर में खाना नहीं। बहन जी को लगा, अरे प्याज तो सरकार ने महंगी की है। पहले तो ओखला मंडी से चला एजेंडा, वो सर पे बेचने वाले ने उस एजेंडे को आपके घर तक पहुंचा दिया, और माता जी, बहन जी जो सब्जी गली में खड़े होकर लेती हैं, उसने 4 बार कहा कि ये सरकार ने ऐसा कर दिया है, बहुत महंगी है, मैं आपको चलिए 1 रुपया कम लगा दूंगा, 199 रुपए भी लूंगा। माता जी ने सब्जी ली, 4 गाली सरकार को देते देते वो आई और फिर गुस्से में उन्होंने सब्जी बनाई, और जब चुनाव आया तो आपने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, क्योंकि प्याज के दाम बढ़ गए थे। हम ये हैं, प्याज पे सरकार गिर जाए भारत में जहां सनातनी रहते हैं, आपके बारे में समाज इतिहासकार क्या मूल्यांकन करेंगे? कोई पूछेगा कि आप चाणक्य की औलादे हैं, कोई पूछेगा कि आपका आदर्श राम था, कृष्ण, कोई सोच ही नहीं सकता है। हम इतने बौने हुए हैं। इसलिए चीजें
मैं वही बताऊंगा जिस भाव से आपको इस सभ्यता का एहसास हो कि आप कौन हैं। सत्ताएं बदली, लेकिन इसी देश में एक घटना घटी है। जिन लोगों को जो असली हीरो होने चाहिए थे, मैं खुश हूं इस सभा में जब मैं अंदर आया तो, क्योंकि 20-25 साल मीडिया में रहा हूं, तो मेरी निगाह पता नहीं उन्हीं चीजों को पकड़ती है जो मुझे अलग दिखती है। मैंने वहां खड़े होकर नहीं देखा कितने लोग बैठे हुए हैं, मुझे सिर्फ दो ही चीजें नजर आई कि इस सभागार में जो सनातन से रिलेटेड है, इस सभागार के एक तरफ सुभाष है, दूसरी तरफ भगत सिंह है। ये दोनों सशस्त्र क्रांति के सबसे बड़े सिंबल हैं। यहां फूल वाले चचा की भी तस्वीर लगा सकते थे आप, किसी की भी लगा सकते थे। इन तस्वीरों के देखने से आज की जनरेशन को पता चलेगा, यहां जितने युवा बेटा बेटी बैठे हों, ये सुभाष कौन थे। ये तस्वीर यहां लगा करके मैं समझता हूं ये हॉल धन्य हो गया, जो यहां तमाम पूजा पाठ के कार्यक्रम होते होंगे, लेकिन ये तस्वीर जिन्होंने भी लगाई है मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि यहां आप एक दूसरे भाव से आए हैं। ये वो आदमी है जिस आदमी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता, और 47 वाले पिताजी ने अंग्रेजों की दलाली करते हुए इनसे इस्तीफा ले लिया। इन्होंने 1 सेकंड में इस्तीफा दिया और चले गए, रोए नहीं। ये वो आदमी है जिसको बहुत लंबे समय के बाद यहां पहुंचा है। 21 अक्टूबर, उस दिन मैं जम्मू में हूं, 21 अक्टूबर 1943, आज के बच्चे गूगल सर्च करें, हमारे साथी अनुज धर, हमारे साथी और दूसरे तमाम साथियों ने इसकी लड़ाई लड़ी है। हम उसका क्रेडिट नहीं लेते, लेकिन उस लड़ाई लड़ने की जो पूरी प्रक्रिया है वो इतना बड़ा नशा था कि उससे बड़ा नशा हमें हो ही नहीं सकता। 21 अक्टूबर 1943 को जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में पूरे ताकत के साथ खड़ा था, इस आदमी ने आईएनए की फोर्स बनाने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के होते हुए तमाम ब्रिटिश साम्राज्य के जूते उठाने वाले तमाम कांग्रेसियों ने इस आदमी को साथ नहीं दिया। 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने जब भारत की आजादी की घोषणा की तो विश्व के 9 देशों ने मान्यता दी, लेकिन यह नहीं हुआ, इसको नहीं माना, क्योंकि चाटुकार जो थे उन्होंने कहा अरे बाप रे बाप, सत्ता तो हमें चाहिए। यह आदमी को 1945 में एक झूठी प्लेन दुर्घटना में मरा हुआ दिखाया।